औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर व्यूअर्स। दिस इज़ ज़ाकिर हुसैन बनवा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट टिप्स। माय डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में एक इंतहाई अहम मौजू डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एसे राइटिंग के हवाले से है। आपको मालूम है कि एसे राइटिंग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ ताकि ये स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल रहे। तो बहुत सारे एग्ज़ामिनेशंस में ऑप्शन होता है कि आप उर्दू में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, लेकिन कुछ एग्ज़ामिनेशन ऐसे हैं जहाँ पे मैंडेटरी होता है कि आप सिर्फ इंग्लिश में लिखेंगे। तो साथ-साथ में ये 9th मैट्रिक और एफएससी के बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है और एलएटी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है और साथ-साथ में दीगर जितने भी इस तरह के रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। तो इस वीडियो को एक्चुअली 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। पार्ट ए में हम स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे पढ़ेंगे और पार्ट बी में हम ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। और याद रखिएगा, ये उन के लिए वीडियो है जिनको बेसिक्स ऑफ ग्रामर के ऊपर गिरफ्त हो, बेसिक्स ऑफ ग्रामर जिनको आते हो, क्योंकि बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज में ऐसे भी यूज़ करूँगा जो बेसिक जो है ग्रामेटिकल कंसेप्ट के रिलेटेड होंगे और इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको वन बाय वन डिस्कस करूँ। मैं सिर्फ जस्ट एक रिव्यू आपको दूंगा और अगर इसके बेसिक्स भी आपको चाहिए है तो आप इसके रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। इसके रिलेटेड आप वीडियोस यूट्यूब पे कंटेंट भरी पड़ी है, आप उसके रिलेटेड देख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वो जनरली यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले आप कोई भी एस्से आप अगर लिखना चाहते हो तो इसके लिए मटेरियल और कंटेंट का होना ज़रूरी है जो आप डिफरेंट रिसोर्सेज से हासिल करेंगे अपने टॉपिक के रिलेटेड और आप रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे इसके ऊपर ज़रूर। और ये इसके बाद वाली बात है कि आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसको कैसे आप प्रैक्टिकली इसको कैसे लिखेंगे, तो ये इस हवाले से वीडियो है। सबसे पहले एसे में 3 पार्ट्स होते हैं। एसे में सबसे जो पहला पार्ट है वो इंट्रोडक्शन है, नंबर 2 बॉडी ऑफ एन एसे है और इसके बाद थर्ड पार्ट कंक्लूजन है। जिस तरह का भी एसे होगा इसमें 3 ही पार्ट्स होंगे, चौथा कोई पार्ट नहीं होगा, ठीक है। बाकी टॉपिक्स वेरी कर सकते हैं, तरतीब इसी तरह होगा। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप एक टॉपिक सेंटेंस से शुरू करेंगे, उसको थीसिस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो आपका ये जो स्टेटमेंट होगा या जो सेंटेंस होगा, इससे रीडर को पता चलेगा कि आप किसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं या आप किसके ऊपर लिखने जा रहे हैं। तो ये पूरा वो एक खुलासा सा बताएगा कि आप किस चीज़ के ऊपर वो अपने आइडियाज वो लिखने जा रहे हैं, अपने आइडियाज कन्वे करने जा रहे हैं। तो एक क्लियर थीसिस स्टेटमेंट का या क्लियर टॉपिक सेंटेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, बॉडी पैराग्राफ्स, ठीक है। और बॉडी पैराग्राफ्स में आप नंबर ऑफ पैराग्राफ्स लिखेंगे जितना रिक्वायरमेंट है पेपर में। डिफरेंट पेपर्स में वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो आप 4, 5, 6, 7 जितने भी पैराग्राफ्स है वो आप लिखेंगे। तो आपने जो भी पैराग्राफ लिखना है वो आपने टॉपिक सेंटेंस को या थीसिस स्टेटमेंट को देखते हुए लिखना है, इसके साथ रेलेवेंट लिखना है। और याद रखिए, एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया डिस्कस करेंगे, मल्टीपल आइडियाज डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप आइडियाज इस हवाले से तरतीब दें और वन बाय वन डिस्कस करें। और एक पैराग्राफ से जब आप दूसरे पैराग्राफ में आएंगे तो आपको ट्रांजिशन वर्ड्स या ट्रांजिशन फ्रेजेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ट्रांजिशन फ्रेजेस और ट्रांजिशन वर्ड्स का जिनको पता नहीं है वो इसके ऊपर आपने ज़रूर सर्च करना है, ठीक है जी। इसके बाद कंक्लूजन में देखिए, कंक्लूजन में यही है कि आपने जो थीसिस स्टेटमेंट था उसको दोबारा रिस्टेट करना है और रिस्टेट करने के बाद आपने मेन पॉइंट्स को समराइज करना है। याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि इसमें कंक्लूजन में न्यू चीज़ें ऐड करते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। आपने कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं करना। आपने सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट करना है और इसको एक अच्छे अंदाज में समराइज करना है, जिसको हम तरखीस कह सकते हैं, ठीक है जी। ये था पार्ट ए, जो तकरीबन स्टूडेंट्स को पता है 9th मैट्रिक में ये चीज़ें पढ़ाए जाते हैं और मैंने पहले ही आपको बता दिया है
ये जनरल जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिक कम्प्लेक्सिटीज के अंदर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे के अंदर बहुत सारे कम्प्लेक्सिटीज भी है जो डिस्कस जो है हो सकते हैं और डिस्कस होनी भी चाहिए, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं जो है इस चीज़ को डिस्कस करूँ। मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनके बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट है, मटेरियल कंप्लीट है, जो सिर्फ एक जो है रिव्यू जो है चाहते हो उनके लिए है, जिनके जो है अगले दिन एग्जाम्स है वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो पार्ट बी में मैं ग्रामेटिकल एक्सपेक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहला एक्सपेक्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब तक आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो दुरुस्त नहीं होगा, आप जो है जब पैराग्राफ गलत लिखेंगे, जो है थीसिस सेंटेंस जो है या स्टेटमेंट गलत लिखेंगे, तो नीचे जो जितना भी मटेरियल होगा हम उससे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी जो है वो गलत ही होगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर का दुरुस्त होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से आपके लोअर क्लासेस में 9th मैट्रिक में जो है काम करवाई जाती है। तो आपने अपने ऊपर भी इस हवाले से बहुत सारा काम करना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, एक्शन वर्ब क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप आएंगे आपको आएंगे और साथ में आप उनको यूटिलाइज भी करेंगे तो ये चीज़ें आपको आएंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट है पंचुएशन के हवाले। जब आप अपने हिस्से में प्रॉपर पंचुएशन नहीं करेंगे, कॉलन्स, सेमी कॉलन्स जो है, कोटेशन मार्क्स, हाइफन्स, फुल स्टॉप, कोमा, जितने भी हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जिस तरह का एक तासुर एक विषय में होना चाहिए वो तासुर नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि उसके मीनिंग ही जो है वो चेंज होते हैं। आप पंचुएशन के साथ एक सेंटेंस देके, पंचुएशन के बगैर एक सेंटेंस देके, उसके मीनिंग बिल्कुल 180 पे चेंज होते हैं। साथ साथ में आपका अट्रैक्टिव तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अट्रैक्टिव नहीं होने के साथ साथ ये एक बिल्कुल गलत आइडिया जो है वो कन्वे होगा, जिससे आपका एग्जामिनर का एक जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनेगा और आपके मार्क्स डिडक्ट होने के बहुत चांसेस होंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है पार्ट बी में वर्ब टेंसेस। टेंसेस तो जो है दावा करते हैं कि लोग हमें टेंसेस पे जो है गिरफ्त है, क्योंकि एफएससी तक टेंसेस जो है पढ़ाते हैं, इवन यूनिवर्सिटी तक भी पढ़ाते हैं, लेकिन टेंसेस जो है इतने ईजी नहीं है जितना आप समझते हैं, क्योंकि सारा खेल तो टेंसेस का है। तो आप वक्त की ज़रूरत के हिसाब से आप टेंसेस को तरतीब देंगे और टेंसेस के जो प्रॉपर स्ट्रक्चर से जो आपने पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर टेंसेस जितने भी है आपको आइडिया है, तो उनको प्रॉपर अंदाज में जो आपके पास नॉलेज है उसको यूटिलाइज करने की बात है। जब आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे प्रैक्टिकली, तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ टेंस भी गलत होगा, तो आपके मार्क्स डिडक्शन पॉसिबिलिटी है। जहाँ ज़रूरत पड़े प्रेजेंट टेंस, जहाँ ज़रूरत पड़े फ्यूचर टेंस, और आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में एक हाई लेवल का कंसेप्ट फोर्थ नंबर पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। बहुत सारे बच्चे इसी में गलती करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जिनको पता नहीं है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। वो आपने जाके लिखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स, क्योंकि जेंडर बेस्ड एग्रीमेंट भी होता है, जो है नंबर बेस्ड भी एग्रीमेंट होता है। तो आप जब तक ये एग्रीमेंट्स आपको क्लियर नहीं होंगे, तो आप जो है किसी भी अंदाज में परफेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है एमडी के स्टूडेंट्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो आप जो है इस तरह के किप्स वगैरह के बुक्स में आप इंग्लिश के उठाए, तो उसमें एक रूल्स प्रॉपर जो है वो रिदम में है, आप उनको एक दफ़ा फॉलो करें, याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है मॉडिफायर्स के हवाले से। आपको पता है कि जहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ हम मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। मॉडिफायर्स मीन्स एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, तो प्रॉपर जो है वो एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स आप इस्तेमाल करेंगे। और याद रखिए बहुत सारे बच्चे जहाँ पे मॉडिफायर्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे मॉडिफायर्स यूज़ नहीं करते, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपने जो है वो अवॉइड करना है, ये प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप प्रैक्टिस में रहेंगे, जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है फ्लुएंसी आ जाती है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट है हमारे पास 7 पॉइंट, कंजंक्शंस एंड कनेक्टर्स। जैसे कि आपको पता है जब हमें दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना होता है तो हम एक पार्ट ऑफ स्पीच का सहारा लेते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कंजंक्शन कह सकते हैं। बट हो गया, व्हेन हो गया, एंड हो गए, ये सारे के सारे जो है कनेक्टर से, और आप प्रॉपर कनेक्टर्स का भी इस्तेमाल करें।
और जब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जब आते हैं या एक आइडिया डिस्कस करके दूसरे आइडिया में आते हैं तो उसमें भी ट्रांजिशन बतौर ट्रांजिशन वर्ड्स जो है ये इस्तेमाल होते हैं। तो इसके बाद है गालिबन 8 पॉइंट आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, आप जाहिर सी बात ऐसे में प्रॉपर आर्टिकल्स और डिटर्मिनेंट्स आप इस्तेमाल करेंगे जब किसी नाउन को जो है वो कॉमन बनाना होगा, जनरल डिस्कशन करनी होगी, जब किसी नाउन को पार्टिकुलर बनाना पड़ेगा तो उसमें आप आर्टिकल्स वगैरह जो है वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसके बाद है 9 पॉइंट पैरेललिज्म। आपके आइडियाज़ का अलाइन होना और पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके आइडियाज़ के अंदर फ्लक्चुएशन आएगा और पैरेलल नहीं होंगे तो आपका एक जो ऐसे का एक इमेज जो है वो ख़राब हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10 पॉइंट सेंटेंस वैरायटी। ठीक है, आप अपने ऐसे के अंदर वैरायटी ऑफ सेंटेंस इस्तेमाल करें। बहुत सारे बच्चे एक ही सेंटेंस को घुमा फिरा के आखिर तक ले जाते हैं और ऐसा लगता है कि यही सेंटेंस का जो है उसने जो है उसको मॉडिफाई करके इसी को इस्तेमाल कर रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, ग्रामर पढ़ते हैं आप, जो है अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, तो आप वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे कि ऐसे के अंदर राइटिंग के अंदर एक कशिश जो है वो आप कह सकते हैं ज़ेवर है ये, जो है आप एक जो भी ऐसे लिखेंगे उसके लिए ज़ेवर है। तो आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेंटेंस इस्तेमाल करें, सिंपल सेंटेंस हो या कंपाउंड कंपाउंड कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो आप इस्तेमाल यही करेंगे। तो माय डियर व्यूअर्स, ये था कुछ डिस्कशन ऐसे राइटिंग के हवाले से। वो सारी चीज़ें डिस्कस इसमें होनी भी चाहिए लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं होने की वजह से मैं डिस्कस ना कर सका। तो मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप जो है वो आप सर्च कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप तक ये पैगाम एक बेहतरीन अंदाज में पहुँच गया होगा।